आप जिस शिद्दत से आप सोचते हैं कि आपको बनना है आईएएस आईपीएस, तो उसी शिद्दत से आप पढ़ाई करेंगे तभी कामयाब होंगे। ऐसे में फिर बच्चों को मैं अपने साथ ही लेके जाती थी और कई बार तो ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा धुंध होती थी, बहुत ज़्यादा फॉगी होता था, क्योंकि जिस एरिया में मेरी ड्यूटी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज स्पेशली एक ऐसा इंटरव्यू आपके साथ लेकर के आया हूं। मेरे साथ एक ऐसी बोल्ड आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फॉलो करते हैं और सिंघम नाम आ जाता है तो लेडी सिंघम की भी बड़ी फिल्में आपने देखी होंगी। तो कह सकता हूं हरियाणा पुलिस में आईपीएस हैं और आईजी क्राइम है। गुड़गांव से स्पेशली आज मैं इनके साथ बातचीत कर रहा हूं। क्राइम का हरियाणा में बोलबाला बहुत ज़्यादा है और एक महिला अधिकारी को क्राइम की जिम्मेवारी इंचार्ज बनाना, आईजी बन जाना। बात करने वाला हूं किस तरीके से आईपीएस बनी और उसके साथ साथ इनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, फील्ड में काम किया और बहुत ज़्यादा फेस किया इन्होंने और यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है इनका उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस डॉक्टर राजश्री सिंह। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा, डॉक्टर लगता है साथ में आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी है, उसके बाद किस तरीके से इस फील्ड में आईपीएस बन जाना, कैसे बन गए? अ, जो मेरा बचपन था उसमें कई चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें मैं यूनिफॉर्म के लिए इंस्पायर हुई। जैसे घर में काफ़ी लोग फौजी थे, तो फौज में जाने का बड़ा वो था। उसके बाद मैंने एक पढ़ाई लिखाई करते हुए तो एक उड़ान सीरियल देखा। उसमें जो एक कैरेक्टर था कल्याणी सिंह का, उसने बहुत इंस्पायर किया यूनिफॉर्म पहनने के लिए। तो वही एक वजह है कि बीएमएस करने के बाद मैं इस फील्ड में आई। अच्छा, लाइफस्टाइल कैसी होती है एक आईपीएस अधिकारी की, आईएएस अधिकारी की? क्योंकि कई जो नवचयनित आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनके साक्षात्कार करते रहते हैं। जब बन जाता है तो क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या कैसी लाइफस्टाइल हो जाती है? देखो, सबसे पहले तो जितनी शिद्दत से ट्रेनिंग की होती है और जितनी मेहनत और लगन से ट्रेनिंग करी जाती है, वो उसी शिद्दत और मेहनत से आगे ड्यूटी भी करते हैं सब लोग। क्योंकि वो एक ओथ ली होती है कि हम सब जायज़ और अच्छे काम करेंगे और पूरी लगन से करेंगे। तो जो समाज की सेवा है और जो हमारा कर्तव्य है, पुलिस का कोई ये काम आजकल कोई ये नहीं रह गया है कि सिर्फ क्राइम डिटेक्शन का या क्राइम प्रिवेंशन का। बहुत सारे काम इसके साथ जुड़ गए हैं जिसमें लोगों की भलाई भी है। तो लोगों के वेलफेयर का काम भी हम लोग देखते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे आपको कोरोना में याद होगा कि हमारी पुलिस की टीम जो है वो पंचकुला में एक बुज़ुर्ग आदमी अकेले रहते थे, उनको उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन के लिए जी, काफी केक वायरल केक हुआ था वो लेकर बंदा। गए और उन वो बुज़ुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए वृद्ध की। तो ऐसी जो भलाई के काम है वो भी करते हैं और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करते हैं। तो ऐसे में 24 घंटे बिज़ी रहती है हमारी पुलिस और सब तरह के काम हम लोग करते हैं। अच्छा, एक महिला को एक पुलिस अधिकारी के तौर पर क्या क्या फेस करना पड़ता है? मैं एक आपका अभी एक सेमिनार में बैठा था, सुन रहा था कि जब आप डीएसपी लगी थी तब अपने बच्चों को कहीं आप गश्त पर जा रही हैं तो अपनी गाड़ी में कंबल में लपेट कर ले जाया करती थी। क्या क्या फेस करना पड़ता है एक महिला अधिकारी को? देखो, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ तो आती ही हैं और जहाँ परिवार की जिम्मेवारी होती है और साथ में ड्यूटी भी देनी है, तो दोनों दोनों में समन्वय बना के चलना पड़ता है, तालमेल बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और वो बैलेंस जो है क्रिएट करने के लिए ही, मतलब जैसे बच्चे, उनको पता चल जाता था कि आज मम्मा पेट्रोलिंग पे जाएगी, तो वो सोते नहीं थे और मम्मी को भी बोलते थे कि आज शायद मम्मा पेट्रोलिंग पे जाएगी। उनको पता नहीं कैसे अंदेशा हो जाता था। तो ऐसे में फिर बच्चों को मैं अपने साथ ही लेके जाती थी और कई बार तो ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा धुंध होती थी, बहुत ज़्यादा फॉगी होता था, क्योंकि जिस एरिया में मेरी ड्यूटी थी उसमें बहुत ज़्यादा फॉग और हिली टेरेन था। तो ऐसे में बच्चों को ले जाना भी खतरनाक था कि भाई कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन वो एक मजबूरी होती है माँ की, एक ममता की मजबूरी होती है कि भाई जो बच्चों को प्यार भी है और वो सो भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में दोनों में से किसी को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना ड्यूटी को ना घर को। तो बच्चों को मैं अपने साथ ही लेके जाती थी। अच्छा, बात करें जिस तरीके से आपकी ड्यूटी होती है एक पुलिस की और एक विमेन अगर घर से बाहर निकलती है, बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इतनी टफ ड्यूटी होती है, स्ट्रेस, लोगों को लगता है बड़े हीरो हैं, बड़ी मस्त लाइफ चल रही होगी, लेकिन बड़ी स्ट्रेस भरी लाइफ होती है क्योंकि जिम्मेदारी होती है, जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी सारी।
तो उसके बीच में कैसे आप एक कवियत्री बन गई? आपकी कुछ दिल से खाकी और ये कुछ आपकी पुस्तकें आई हैं जिस पे आपने काफ़ी ज़्यादा कविताएं की है, तो कैसे ये कवि वाला बीच में कैसे आ गया? नहीं, लिखने का शौक़ तो शुरू से ही था, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से ही था और कुछ-कुछ लिखती रही हूँ। बीच में छूट गया था क्योंकि जब आप बिज़ी हो जाते हैं अपनी ड्यूटी में, तो शायद आपके पास शब्द नहीं रह जाते हैं या एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं रहता है। तो जब थोड़ा-सा मुझे समय मिला, जैसे कोरोना के टाइम पे, तो मैंने सोशल मीडिया को टच किया और फिर से कविताएँ लिखनी शुरू की और फिर से लोगों को जो है सोशल मीडिया पे मैंने मोटिवेट किया कि कोरोना को फेस करना है, कैसे करना है। बहुत सारी वीडियोस बनाई, लोगों को मोटिवेट किया कि कोरोना से डरना नहीं है। तो ये लिखने का और बोलने का, ये तो शुरू से ही मुझे जो है इसमें अच्छा लगता है कि मैं लोगों को समझाऊं। अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, दो लोग मेरी बात सुनेंगे और सीखेंगे, तो अगर एक की भी ज़िंदगी संवर जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, एक कवि के पास भी मैं फिलहाल बैठा हूँ एक अधिकारी के तौर पर, तो 2 लाइनें आपकी दिल से खाकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, उसकी 2 लाइनें आपसे सुनना चाहने वाला हूँ। जो मेरी पहली किताब थी अध खिली धूप से, जी। मैं एक कविता सुना देती हूँ आपको। एक महिला हाँफती कांपती सी, कौन है ये डरी डरी सी महिला, लगती तो पढ़ी लिखी है, सीधी सी तो है ये, कोमल सी कसमसाती संस्कारों की बेड़ियों में बनी घर की 5वीं अदृश्य दीवार सी, सताई सी लगती है, घबराई सी है, ये कौन है अपनी पहचान बनाने की कश्मकश में, लड़ी तो बहुत होगी अपने आप से, पराई देरी को अपना के सबके अहम को सहलाया तो होगा, परिस्थितियों से कर लिया होगा समझौता, शायद घुटन तो ज़रूर हुई होगी, त्याग के खुद को खुद ही सराहा तो होगा, खामोश आंखों से आंसू बहाए तो होंगे, माँ बाप की परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो गए होंगे, चीत्कार तो किया होगा दिल ही दिल में, आहों सिसकियों से गला रूंधा तो होगा, अब शायद थक चुकी है हालातों से पगली, अपने ही आप को अपना ना सकी, अपने ही अहम को मरहम लगा ना सकी, पर थकना नहीं चाहिए था, बिखरना नहीं चाहिए था, लड़ना चाहिए था एक वीरांगना की तरह, कहानी काफ़ी सुनी सुनी सी है, अरे याद आया ये कोई और नहीं, हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, संबोधन अलग अलग हैं, कहानी एक सी है। तो आज भी महिला का जो है वो जो उसका स्टेटस होना चाहिए, गांव में जैसे हम देखते हैं, तो वो चीज़ नहीं है जो एक पढ़ाई लिखाई के बाद, संस्कारों के बाद फिर भी अगर औरत की वही हालत है, तो मेरे ख्याल से औरतों को अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करना चाहिए। सशक्त वो ऑलरेडी हैं, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है कि हम सशक्त हैं। जब आपका नाम आता है भिवानी की और बेटियों का, एक निशा अग्रवाल भिवानी की बेटी 51वां रैंक आया था यूपीएससी में उनका, ये बेटियां बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब अपने घर की बेटी की बात आती है तो हम कदम पीछे हटा लेते हैं। इसके पीछे क्या मानती है वजह, और कैसे इनको ग्रो किया जा सकता है? सशक्तिकरण, महिला विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो किस तरीके से सशक्त किया जा सकता है एक महिला? सशक्तिकरण महिलाओं का तभी हो पाएगा जब सारी महिलाएं पढ़ेंगी, सारी लड़कियां पढ़ेंगी और उनको उच्च शिक्षा हासिल होगी, तभी वो अपने अधिकारों को पहचान पाएंगी और तभी वो जान पाएंगी। कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको कैसे जो है ना लोग इमोशनली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। वो चीज़ समझने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, पुलिस पहुंचती है, उससे पहले आप अपनी रक्षा कर लें। आत्मरक्षा का अधिकार सबसे ज़्यादा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है। तो ऐसे में हमें अपनी रक्षा खुद कर लेनी चाहिए और वो तभी हो पाएगा जब हम मार्शल आर्ट सीखेंगे। संपूर्ण ज्ञान होगा किसी चीज़ का तो हमें एक मानसिक और बौद्धिक स्तर पे हम ऊंचे रहेंगे, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना ज्ञान इकट्ठा करना है कि कोई हमें दबा ना सके। मतलब जो तर्क शक्ति है वो होनी ज़रूरी है कि आप अपने अंदर भी एनालिसिस कर सकते हैं किसी चीज़ को, आप सोच सकते हैं कि भाई इसका क्या आफ्टर इफ़ेक्ट होगा, रिज़ल्ट क्या होगा इसका।
तो ऐसे में मैं कहती हूँ कि भाई बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर जो है वो हमारा ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, और वो तभी होगा जब शिक्षा पूरी होगी। जी। और बात करें मैं आपके जो फेसबुक फॉलोअर की, काफ़ी ज़्यादा लाखों की संख्या में है, आप बड़ी लोगों की नज़रों में, और होना भी चाहिए, हीरो हैं वहाँ पर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स करते हैं, समस्याएं, तो ये हीरो का रोल निभा पाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि लाखों लोग आपके साथ देखिए, जुड़ ये चुके हैं, ऐसे जो किस्से भी आते फेसबुक हैं। है, ये फेसबुक जो है ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है। एक्चुअल वर्ल्ड है हमारे अपने लोग, हमारी सोसाइटी, हमारा देश, हमारा परिवेश, ये हमारा एक्चुअल वर्ल्ड है। जिन लोगों से हम मिले नहीं हैं वो आपकी अगर तारीफ़ कर रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि आजकल तो लोग जो है अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। अगर मेरे किसी अच्छी बात से किसी को अच्छी बात समझ में आती है और वो उसको फॉलो करता है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी बात सुन के 2 लोग भी सुधर जाएं तो मेरा जीवन सार्थक है। हरियाणा के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े कवि मैंने देखा है कि आपको फॉलो करते हैं, आपकी पोस्ट को शेयर करते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं आपको। आपको कैसा लगता है कि फेसबुक पर इतना प्यार मिल रहा है एक अधिकारी को? क्योंकि फिल्मों के जो हीरो हैं उनको तो प्यार मिलता ही है, लेकिन एक अधिकारी को, हम डीएम की वीडियो देखते हैं, मिलियंस में जाती हैं, उत्तराखंड के डीएम की काफ़ी वायरल होती हैं, कई जगह की हैं, और अधिकारी भी अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं, वहाँ जागरूक करते रहते हैं, तो कैसा लगता है बड़े बड़े हीरो आपको फॉलो करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि एक जो है इस रैंक के साथ हमारा दायित्व भी बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा दे के जाएं, ताकि लोग अच्छी चीज़ें सीखें और उनका जीवन भी सुधरे। तो ये हर ऑफिसर का कर्तव्य है कि अपने आसपास के लोगों को अच्छी शिक्षा दें। जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सभी का दायित्व बनता है कि वो अच्छी जो है बातें सभी लोगों को बताएं, सभी बच्चों को गाइड करें, मोटिवेट करें। तो उससे जो है हमारा समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो हमारी प्रगति होगी, तरक्की होगी, हमारा देश और उन्नतियों पे जाएगा। तो हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि अच्छी बातें दूसरों को भी सिखाएं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स में लोग देखते हैं बड़े अधिकारी के पीछे केजीएफ मूवी का या किसी मूवी का म्यूजिक चल रहा है, अधिकारी चल रहा है, और फिर ठान लेता है कोई युवा या युवती कि मुझे भी आईपीएस आईएएस बनना है। किन लोगों को आईएएस आईपीएस की, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, या कोई भी कर सकता है, और किस तरीके से इस फील्ड में आ सकता है? देखो, कोई भी कर सकता है, ये तो कोई बंदिश नहीं है। और जिसमें लगन है, मेहनत है, जो मेहनत कर सकता है वो ज़रूर ट्राई करे। और अगर आपके थोड़ा लक और बहुत सारी मेहनत दोनों साथ मिलके जो है वो मिरेकल्स हो सकते हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसे बच्चों का चयन हो जाता है। और जिन बच्चों का ये लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है वो रह जाते हैं कई बार। तो ऐसे में डिसहार्टन नहीं होना है, और कोई तब आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको किसी और प्रोफेशन के लिए पैदा किया है, कोई और रोल दिया है आपको। तो ऐसे में बच्चों को मैं ये कहूँगी कि अगर मेहनत कर सकते हो, बहुत सारी मेहनत, तो आप ज़रूर इस फील्ड में आने के लिए ट्राई करें। मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू है। मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चे दिन रात, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं, उसके बाद स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ लोग बड़े गलत कदम उठा लेते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। उन लोगों को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक फेज देखो, ये भी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जो बच्चे असफल हो जाते हैं, मैंने पहले भी बताया कि भगवान ने उनको किसी और रोल के लिए पैदा किया है, और ऐसे में डिसहार्टन नहीं होना है। किसी और फील्ड में आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से किसी और फील्ड में जा सकते हैं। सिर्फ एक यूनिफॉर्म का ग्लैमर देखना, या कि भाई वो डीएम साहब ने ये कर दिया और वो कर दिया, पीछे अच्छी सी धुन बज रही है और डीएम साहब जा रहे हैं या हमारे एसपी साहब जा रहे हैं, तो सिर्फ वही एक मोटिवेशन रख के ना चलें। आप ये भी देखें कि वो डीएम और वो जो एसपी साहब हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है, और उसके बाद जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। कोई एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे पेपर देने पड़ते हैं, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो उस सब चीज़ों के लिए आपकी तैयारी भी प्रॉपर होनी चाहिए। और आप जिस शिद्दत से आप सोचते हैं कि आपको बनना है आईएएस आईपीएस, तो उसी शिद्दत से आप पढ़ाई करेंगे तभी कामयाब होंगे। तो अंदर से एक पत्रकार वाला सवाल आ रहा है कि हरियाणा में क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखो, क्राइम तो जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो क्राइम भी बढ़ता है।
जैसे लोगों को नौकरी या हर आदमी चाहता है कि भाई मैं सरकारी नौकरी करूं, पर लेकिन सरकारी नौकरी हर एक आदमी को नहीं मिलती है। तो कुछ अपना भी कुछ बिजनेस ट्राई करें, कुछ और काम करें, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब जो अच्छा लगे आपको, आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से। लेकिन अगर आप क्योंकि हर आदमी रातों रात अमीर बनना चाहता है, उसके लिए क्राइम करता है कि क्राइम करके इजीली जो है हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन उतनी इजीली क्राइम करके आप छूट भी नहीं सकते हो और आपकी जान भी जा सकती मैं है। कल ही एक तो पोस्ट देख रहा था मैम कि अग्निवीर नहीं लग पाया तो बाइक चोर बन गया और लगातार 7-8 बाइक चोरी कर दी इतने ही दिन में। तो पुलिस सबके लिए कितना प्रयास कर रही है इस सबको रोकने के लिए? देखो, हर आदमी के ऊपर पुलिस नहीं होती है, और क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन और क्राइम का जो एनालिसिस जो करते हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अभी एक कोई नया जो है क्राइम करने वाला है, वो पुलिस के रडार में नहीं होता है। पुलिस की जो है वो आंखों से बच जाता है वो, क्योंकि वो नया है, उसकी मोडस ऑपरेंडी या उसका तरीका वारदात नहीं पता होता हमें। तो पुराने जितने खिलाड़ी हैं या पुराने जितने मतलब इस तरह के इस फील्ड में जो अपराधी हैं, उनका तो एक डिटेल में सारा रजिस्टर होता है, तो उस उनके बारे में तो पता होता है। लेकिन नए लोग जो क्राइम के साथ जुड़ते हैं, उनको हमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। और क्योंकि किसी की भी मानसिकता का पता नहीं होता कि अंदर से आदमी क्या सोच रहा है, जी कौन अपराधी हो सकता है। जब तक नहीं पकड़ा जाए तब तक वो अपराधी नहीं समझा जाता। और वो भी जब उसको कोर्ट अपराधी कह देती है तब अपराधी होता है, उससे पहले तो वो अपराधी भी नहीं होता है जब तक प्रूव ना कर दें। तो ऐसे में जो है हमारा काम जो है प्रिकॉशन प्रिकॉशन प्रिवेंशन है ना, तो वो काम हम करते हैं। जी और उसके बाद जब हो जाए क्राइम तो उसके बाद डिटेक्शन है, उसके बाद जो है कोर्ट में अब चालान पेश करना है और अपराधी को पेश करना है। तो वो सारे काम जो हैं वो पुलिस करती है, और उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता जी जी है ना। मैम, आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल है। लास्ट सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, नशा हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सिरसा जैसी जगह पर आपकी पोस्टिंग रही है, वहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के सामने आप खड़ी रही है वहाँ। तो हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है और नशे पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती नशे पे रोकथाम लोगों को अवेयर करके ही लगाई जा सकती है। स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे वो जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, उनको बताना होगा कि भाई ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है। इस तरह से आप अपना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बीमार हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उनको समझाना, अवेयरनेस फैलाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ एनजीओ भी आगे आ सकते हैं। और जैसे हमारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर का प्रोग्राम है, उसमें भी हम नशे के बारे में बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, बच्चों को। और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कभी कभी नशे के बारे में बताती है, वो काम करती है। एसएचओ ट्रैफिक जितने हैं वो जो जाते हैं लेक्चर के लिए, वो भी बताते हैं। तो सब लोग एक तरह से लगे हुए हैं लोगों को अवेयर करने में, हर चीज़ के बारे में, जैसे रोड सेफ्टी के बारे में, नशे के बारे में, और साइबर क्राइम के बारे में। तो हर तरह की बातें जो है पुलिस जो है वो अवेयरनेस फैलाती है। और ये मेरे ख्याल से एक सोशल वर्क है, वरना जो है हमारा काम तो सिर्फ डिटेक्शन और प्रिवेंशन का है। है? जी जी तो इस तरह से मैं मानती हूँ कि प्रिवेंशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू मैडम थैंक यू, हमारे साथ थैंक यू, जुड़ने के लिए। थैंक तो ये थे हमारे साथ फिलहाल, मैं हरियाणा की लेडी सिंघम कहूँ या फिर इनको क्या कहूँ, लेकिन भिवानी से बिलोंग करती हैं। फिलहाल आज भिवानी में हम बैठे हैं और उनके साथ साथ साक्षात्कार बनता है, क्योंकि भिवानी की बेटियों को अब और दौड़ लगानी है, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। ऐसे ही हम वीडियोज आपके मोटिवेशन के लिए, आपके चेंजमेंट के लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिख दें कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।